फलाना मोटिवेशनल स्पीकर उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसने कहा ये चीज़ इन है, चलो जी इसके पीछे। अचानक एक और वीडियो देखी कि वो फलाना कह रहा है कि अब ये करो, तो अब उसके पीछे। वो फिर एक और वीडियो आई परसों के, आओ मुझसे ये सीख लो, तो अब उसके पीछे। अगले दौर में आप बस खंडरात हो और वो बस नज़र आ रहा हो आपके खंडरात से कि वंस अपॉन अ टाइम ये क्या ऊंची बिल्डिंग थी, तो मायूस नहीं होना। कभी इंसान जो है वो लो होता है, कभी इंसान हाई होता है। सबसे पहला जो प्रोक्रेस्टिनेटर है वो है द परफॉर्मर। ये कुछ नाम दिए हुए साइकोलॉजिस्ट ने, हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स मिलेंगे, हो सकता है ये टाइप किसी और नाम से हो, लेकिन एनीवे क्रक्स यही है। द परफॉर्मर वो वाला प्रोक्रेस्टिनेटर है जो 11th आवर मैन है। 11th आवर मैन होता है जो कहता है जी कि मैं आखिरी घंटे में सब कुछ कर लूंगा, और वो कर भी लेता है और वो बड़ा खुश भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, ये मॉडल, इसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत वीक है। और ये मैं आपको आर्टिकल्स से हट के बाद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस। मैंने कई लोग देखे हैं अपने वर्क प्लेस पे जो जॉब से निकल जाते हैं अल्टीमेटली इस आदत की वजह से, क्योंकि वो 11th आवर मैन होते हैं, उनके साथ कोई चल ही नहीं पाता, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो अपनी पेस से चल रहे होते हैं, वो चिल बैठे होते हैं, बाकी पैनिक हो रहे हैं कि भाई इवेंट आ रहा है, तुम्हारा बैकअप क्या है, ये क्या है, वो कहते हैं सब रेडी है, और वो कर भी लेते हैं एट दी एंड। लेकिन ये कि वो टीम प्लेयर कभी नहीं बनते। और ये याद रखें कि ऊपर जाने के लिए यू हैव टू बी अ टीम प्लेयर। आप लोगों ने शायद वो पिक्चर देखी कि नहीं देखी, एक वुल्फ पैक की, वो लीडरशिप की ट्रेनिंग्स में दिखाते हैं हम, उसमें आपने नोट करना है, वो पिक्चर अभी मेरे होती तो दिखाता है, एनीवे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें उन्होंने पिक्चर में दिखाया कि वुल्फ जा रहे हैं साइबेरिया या शायद अलास्का में, बर्फ वाली जगह है, तो उन्होंने ये पूछा उस पिक्चर में कि लीडर कौन है। वो काफी ज्यादा वुल्फ्स हैं, और इंटरेस्टिंगली ज्यादातर लोग कहते हैं जो सबसे आगे है वो लीडर है, जबकि सबसे पीछे वाला लीडर है। और उन्होंने फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये लीडरशिप क्या है। उन्होंने कहा कि ये जो सबसे आगे वुल्फ्स है ना, ये बीमार वुल्फ्स हैं, ओल्ड वुल्फ्स, और जो सबसे तगड़े और सबसे ज्यादा एक्टिव वुल्फ्स हैं वो उसने एंड में रखे हुए, और कुछ बीच में रखे हुए, यानी वो डेजिग्नेट किया हुआ है बीच में, एंड में, और खुद सबसे एंड में है। खुद सबसे एंड में इसलिए है कि पीछे से कोई अटैक हो तो सबसे पहले वो खुद सेक्रीफाइस करे। आगे सबसे ज्यादा उसने जो है वो ओल्ड वुल्फ्स इसलिए रखे हुए बिकॉज दे विल सेट द पेस। अगर तगड़े आगे होते, पीछे वालों ने कॉम्प्लेक्स से ही मारे जाना था और उन्होंने आगे चलना ही नहीं था, वो पीछे रह जाते। ये कौन सी लीडरशिप है? ज्यादातर लीडरशिप यही है हमारे ओवरऑल, कि सबसे जो तगड़े हैं ना वो उनको सबसे आगे रखा हुआ है। अब वो जो बेचारे वीक हैं उनका क्या कसूर है, वो तो फिर पीछे रह जाएंगे। तो यही तो वेस्टर्न कट थ्रोट तो यही है ना, कि वीक जो है वो मारा जाए, बस ठीक है, ये उसका कसूर है। बट एनीवे, तो ये है असल में बात के जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा था। तो जो परफॉर्मर है वो अपनी तरफ से पेस पे तो चल रहा है, लेकिन वो अच्छा टीम प्लेयर नहीं है। ये उसको द सूनर दैट पर्सन रियलाइजेस द बेटर, वो मार कम खाएगा। प्रोक्रेस्टिनेट वो कैसे करते हैं? वो प्रोक्रेस्टिनेट ऐसे करते हैं कि मैं सब संभाल लूंगा, डोंट वरी। टाइम ज़ाया करते रहते हैं। चलो आप कर लोगे एंड में, लेकिन कई बार आप ठोकर भी खाओगे। चांस लग गया, जैक लग गया तो कर लोगे, नहीं लगा तो फिर सोचें कितना नुकसान है। और खसूसन रिलेशनशिप्स में ऐसे परफॉर्मर्स जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो फिर बहुत फ्रस्ट्रेट करते हैं अपने पार्टनर्स को, क्योंकि वो अपनी पेस पे लगे होते हैं। और इससे ये है कि ट्रस्ट ब्रेक होता है अगलों का, आपका अपना इमेज ख़राब होता है कि ये तो चिल हैं वगैरह वगैरह। इसलिए दैट इज़ द फर्स्ट टाइप, ये पहला डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि मैं सब कर लूँगा, कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो मसला है। और कुछ लोग जॉब से भी फिर निकल जाते हैं। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बताऊं कि बड़ी ख़तरनाक है ये डिफेंस मैकेनिज्म, के बहुत से मैंने देखें। हमारा काम है एडवाइस करना। ये ज़रूर अपने आप से सवाल पूछा करें सारे यंगस्टर्स के, कहीं आप दीन में इसलिए तो नहीं आ रहे कि आपको इजी वे आउट नज़र आ रहा है, कहीं आप मेहनत से तो नहीं भागना चाह रहे। हमें यंगस्टर्स कहते हैं मैं एजुकेशन छोड़ना चाहता हूँ, मैं डिग्री छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस्लामिक नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ। मेरा उनसे पहला सवाल ये होता है क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं कि आपको वो डिग्री मुश्किल लग रही है, आप मेहनत से जान छुड़ा रहे हैं, आपको इस्लामिक शोशा नज़र आ रहा है, मतलब एक वो वॉलंटियर में आपको मज़ा आ रहा है, इसलिए तो नहीं है। ये ज़रूर देखा करें। ये एक्चुअली मुझसे भी एक आलिम दीन ने सवाल किया था जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ना चाहता हूँ और मैं मदीना यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ। तो ये बड़ा वैलिड सवाल है
देखिए मुसलमान हार्ड वर्किंग और कॉम्पिटेंट ही अच्छा लगता है। तो हम क्या समझते हैं, दीन में आके हार्ड वर्क नहीं है, बहुत हार्ड वर्क है, बहुत कॉम्पिटेंसी चाहिए। तो मेक श्योर कि जब आप दीन में आ रहे हैं तो आप पीछे से बहुत तगड़ा बैकग्राउंड देखें। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर क्यों मांगे थे, वो तगड़ा बैकग्राउंड था पीछे से, उन्हें पता था ये इंसान, ये शख्स आ गया दीन में तो कितना बूस्ट होगा दीन, इसलिए अपने आप को ज़रा कॉम्पिटेंट और तगड़ा बनाए। मैं यूथ को ये एडवाइस करता हूँ कि नहीं, आपने जाना है यूनिवर्सिटीज़, आपने ज़बरदस्त डिग्रीज करनी है, बहुत हाई लेवल आपने डिग्रीज करनी है और तगड़ा बन के दिखाना है, तगड़ा डॉक्टर, तगड़ा इंजीनियर। उसके बाद इंशाल्लाह आप जब दीन का काम करेंगे, दीन की बात करेंगे तो उसका लेवल ही कुछ और होगा। हैविंग सेड इट, जो दीन डायरेक्ट हासिल करना चाहता है बिल्कुल करे, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरा मकसद था कि रीज़न थोड़ी डिफाइन कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जान छुड़ाने के लिए दीन की तरफ आ रहे हैं कि ये तो इजी वे आउट है तो चलो दीन की तरफ। क्योंकि देखें कई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग के 4-4 महीने के लिए चले जाते हैं, वो साल के लिए गए होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं है, नाश्ते भी फ्री मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है। मैं तबलीग के काम को अंडरमाइन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम है, उसको सराहना चाहिए, उसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आए हैं, लेकिन कई लोग इसलिए जाते हैं, आई नो ना, क्योंकि इट्स एन ईजी वे आउट, आपको सब कुछ मिल रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे कोई भी नहीं है। तो ये हमने देखना है कि कहीं ये तो नहीं रीज़न। तो पहला जो प्रोक्रेस्टिनेटर है वो होता है द परफॉर्मर। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेटर है द परफेक्शनिस्ट, और इसको सेल्फ डेप्रिकेटर भी कहते हैं, और ये मेरे अंदर मसला था, मैं खुल के बता रहा हूँ। परफेक्शनिस्ट वो प्रोक्रेस्टिनेटर है जो इस चीज का वेट करता है कि जब तक चीज परफेक्ट नहीं हो जाएगी मैं नहीं करूंगा, जब तक दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं बन जाएगी, जब तक दुनिया की बेस्ट डिग्री नहीं निकल आएगी, तब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ये उनका जहन होता है। जब तक मुझे दुनिया का बेस्ट आलिम दीन नहीं मिल जाएगा, मतलब ये मेरा भी रवैया था, मैंने तफसीर पढ़नी नहीं, जब तक मुझे क्वालिटी चीज नहीं मिल जाएगी, उससे क्या होता है, डिले होता रहता है, डिले होता रहता है, और एट दी एंड जो है वो हम कुछ भी नहीं कर पाते, हम उस बेस्ट चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। पॉइंट इज जस्ट स्टार्ट, खुद तो पढ़े ना। कुरान तफसीर मैंने गोल बनाया कुरान तफसीर पढ़ने का। बिलीव यू मी, मैंने कई लोगों को देखा कि 3 हफ्ते बाद दे लेफ्ट, हालांकि इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। कुरान तफसीर 2-2 साल के कोर्सेज होते हैं, 3-3 साल उलमा कुरान कोशिश करते हैं कि तफसीर एंड करा दें, कंक्लूड करा दें। बहुत से लोग बीच में छोड़ जाते हैं। बेहतर था कि वो कुरान का एक बेसिक मैसेज तो समझे ना पहले, इस बात का ना वेट करें कि मैं पूरी तफसीर एंड कर लूँ। ये मेरा व्यू है, ओके। आप कम अज़ कम ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें, कम अज़ कम बेसिक मैसेज से तो गो थ्रू करें ना, जितना अमल कर सकते हैं आप उतना तो स्टार्ट करें ना। तो इसलिए ये एक परफेक्शनिस्ट होने का जो एक वो है ना, इसको ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे टास्क कंप्लीट करने में। तो आई अंडरस्टैंड कि लोग परफेक्शनिस्ट क्यों बनना चाहते हैं। जैसे मैं अपने आप को देखूं, वो चाहते हैं कि एक्सीलेंस से हो हर काम, अच्छी सोच है, लेकिन देखिए हर काम शायद उस लेवल पे ना हो। कुछ काम बस आपको स्टार्ट करने हैं और आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है उन्हें, बाय हुक और बाय क्रुक, और आप देखेंगे कि वो ऐड ऑन करेगा आपके नॉलेज में, आपके तजर्बे में, आपकी इंशाल्लाह एक्सपीरियंस में, हर चीज़ में, और उसके बाद वो एक आपकी बन जाएगी आदत चीज़ों को करने में। तो बिवेयर ऑफ बीइंग सच अ परफेक्शनिस्ट कि जो इसी इंतज़ार में रहे कि मुझे चीज़ परफेक्ट चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। इससे हमें ज़रा देखना चाहिए। तीसरा जो है वो बड़ी फ़नी टाइप है, दी ओवर बुकर, और ये हम स्टूडेंट लाइफ में थे इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर। ओवर बुकर वो वाला प्रोक्रेस्टिनेटर है जो ये शो करता है कि वो हर वक्त बिजी है, लेकिन हकीकत में वो बिल्कुल बिजी नहीं है। यानी वो एक पाई चार्ट मैंने देखा था, उसमें था कि 99% लिखा हुआ था कि टाइम मैं इसमें स्पेंड करता हूँ इन टेलिंग पीपल कि आई हैव एग्जाम्स, आई हैव एग्जाम्स, आई हैव एग्जाम, और 1% एक्चुअली मैं पढ़ने में स्पेंड कर रहा हूँ। 99% शोर शराबे में कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझसे ज़्यादा बिजी इंसान ही कोई नहीं, हम भी करते रहे, और 1% जो है वो एक्चुअल पढ़ाई हो रही है। तो ये भी हमें देखना है कि हम कहीं ओवर बुकर तो नहीं है कि हमने हर जगह हमने फेसबुक पे पूरा लिखा हुआ है CEO एट फलाना और एनालिस्ट एट फलाना और ये एट फलाना, और जबकि रियलिटी में हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो
ये भी एक प्रोक्रेस्टिनेशन की निशानी है कि यू आर डिलेइंग थिंग्स, यू आर डिलेइंग टास्क एंड यू आर टेलिंग पीपल दैट यू आर ओवर बिजी। और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। देखें, जब आपने ब्रेन को ये एक लारी लगा दी ना कि तुम तो बहुत ही बिजी हो, हर वक्त ही मसरूफ हो, तो फिर वो आपको मिल गया सुस्ती का एक बहाना कि हाँ मैं तो बहुत मसरूफ, तो फिर आप उसी फ्लो में जाएंगे जिस फ्लो में आप जा रहे हैं। और चौथी जो टाइप है द नोवेल्टी सीकर, ये भी बड़ी कॉमन टाइप होती है। और नोवेल्टी सीकर वालों को एक सिंड्रोम होता है, उसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम क्या है कि वो जो भी शाइनी चीज़ देखते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और पिछली चीज़ भूल के वो अगली चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। और मेजॉरिटी हमारी जो यूथ है करंट, वो इस कैटेगरी में मैं फॉल कराऊंगा बेस्ड ऑन माई कन्वर्सेशंस एंड एक्सपीरियंस विद देम। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि अभी फलाना मोटिवेशनल स्पीकर उसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसने कहा ये चीज़ इन है, चलो जी इसके पीछे। अचानक एक और वीडियो देखी कि वो फलाना कह रहा है कि अब ये करो, तो अब उसके पीछे। वो फिर एक और वीडियो आई परसों के आओ मुझसे ये सीख लो, तो अब उसके पीछे। वो एंड में जो है कुछ भी नहीं हुआ, अपनी डिग्रीज भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, एंड में रिजल्ट वो डिप्रेशन है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम से मुराद है कि, और नोवेल्टी सीकर से मुराद है कि जो चीज़, जो नया ट्रेंड आया उसके पीछे लग गए और पिछली बात वहीं की वहीं रह गई, पिछली चीज़ को कंप्लीट ही नहीं किया। तो ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की एक टाइप है। तो रिपीट करते हैं, 4 मैंने आपको टाइप्स बताई। द परफॉर्मर कौन है? जो 11th आवर मैन हो और जो कहे कि मैं हर चीज़ एंड में कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत ही कोई नहीं, ना कोई मुझे आउटलाइन बनाने की ज़रूरत है, ना मुझे कोई रिमाइंडर सेट करने की ज़रूरत है। वो असल में मॉक भी करते हैं। अगर आप उन्हें बताएंगे ना कि प्रोएक्टिवनेस एक बड़ी अच्छी आदत है, वो इसका मजाक भी उड़ाएंगे। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं जो बच्चे हैं OA लेवल के। टीचर्स उनसे बड़ी बात करते हैं, मेहनत करो, ये करो, दिल में हंस रहे होते हैं। हम भी हंसते थे, क्या बातें कर रहा है, 3 महीने ट्यूशन पढ़ूंगा A ग्रेड आ जाएगा, ये कह रहा है 3 साल लगाओ। तो वो बाद में पता लगा कि वो 3 महीने ट्यूशन जो है वो उसका रिजल्ट क्या था, नॉलेज कुछ भी नहीं था, ज़ीरो, और बस वो थोड़े बहुत टेक्निक्स उन्हें सिखा दी थी। जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो फिर पता लगता है कि सीखा ही कुछ नहीं। तो इसलिए द परफॉर्मर जो है इसको देखना चाहिए। द परफेक्शनिस्ट जो कि वेट करता है कि एक चीज़ परफेक्ट हो जाए फिर मैं करूँगा, ये भी प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है इंसान को। दी ओवर बुकर जो ये एज्यूम करता है और सोचता है कि मैं हर वक्त बिजी हूँ, जबकि वो हकीकत में बिजी नहीं है अगर वो अपने टाइम का एनालिसिस करे। एंड दी नोवेल्टी सीकर उसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम है, जो ऑब्जेक्ट शाइनी लगा उसके पीछे लग गए और नोवेल्टी सीख करने के पीछे लग गए। इससे एक टाइम बहुत ज़ाया होता है और एक भी चीज़ नहीं होती। और देखिए ना, काइजन प्रिंसिपल जापानीज प्रिंसिपल है, उस पर पूरी बुक लिखी हुई है। तो वो उन्होंने तो बुक लिख दी, हमारे लिए एक हदीस ही काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमाल क्या है? जो को बताएगा, जो कम हो लेकिन कंसिस्टेंसी से हो। तो काइजन यही है, जापानीज प्रिंसिपल यही है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बड़ी चेंज लाओ। ये इन शॉर्ट काइजन प्रिंसिपल है जो तमाम मल्टीनेशनल्स लगाते हैं। तो देखिए, नोवेल्टी सीकर होने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। बंदे को ट्रेंड्स पे नज़र होनी चाहिए, बंदे को देखते रहना चाहिए, लेकिन साथ में ये कि बंदा थोड़ा सा लॉजिकल हो, मॉडरेशन इख्तियार करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज़ फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी, सो आई एडवाइज़ यू टू बी मॉडरेट। हदीस का कॉन्टेक्स्ट है कि मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ और मेरे पास होप है उस इंसान के लिए जो मॉडरेट है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी में एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाता और जो जब बहुत लो होता है तब भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो जाता है, मॉडरेशन इख्तियार करता है। तो ये उतार चढ़ाव आता रहता है, नो इशू। परफेक्शनिस्ट ना बने। जब आप एक हो सकता है किसी दौर में बहुत ऊंची बिल्डिंग हो, आप हो सकता है अगले दौर में आप बस खंडरात हो और वो बस नज़र आ रहा हो आपके खंडरात से कि वंस अपॉन अ टाइम ये क्या ऊंची बिल्डिंग थी। तो मायूस नहीं होना, कभी इंसान जो है वो लो होता है, कभी इंसान हाई होता है। और ये अल्लाह की सुन्नत भी है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। सूरह आले इमरान में अल्लाह कहते हैं कि उतार चढ़ाव और दिन रात हम लाते रहते हैं। किस लिए? वलियालम अल्लाहु लज़ीना आमनू, ताकि हम देखें तुम में से ईमान वाला कौन।